तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में पूजा करेंगे और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर में पूजन दर्शन करेंगे और इसके ही साथ आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल के दर्शन करने के साथ ही वो केदारनाथ रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह करीब 11:30 बजे वो बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद रिवर फ्रंट के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। फिर माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो आज बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ के द्वार पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देवभूमि में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न सिर्फ दर्शन पूजन करेंगे बल्कि इसके साथ उत्तराखंड वासियों को करोड़ों की सौगात देने जा रहे हैं। कई बड़ी परियोजनाओं की आधारशिला शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दरबार पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था और उस दौरान भी कई सौगात उन्होंने दी थी। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर है, बद्रीनाथ दौरे पर है। वहां पर वो महादेव के दर्शन करेंगे, ध्यान लगाएंगे और इसके साथ देवभूमि वासियों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। तो 8:30 बजे करीब वो सबसे पहले केदारनाथ पहुंचेंगे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे और कहा जा रहा है कि 11:30 बजे करीब वो बद्रीनाथ पहुंचेंगे और बाबा बद्री के सामने शीश नवाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे विधि विधान के साथ। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, दुर्ग जिले के अमलेश्वर में दिन दहाड़े हुए सराफा कारोबारी की हत्या और लूट की जो वारदात हुई थी उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 2 संदेहियों को धर दबोचा है। साथ ही पुलिस को रायपुर से वो बाइक भी मिल गई है जिसका इस्तेमाल इस वारदात में किया गया था। ये मोटरसाइकिल झारखंड पासिंग की है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि दोनों संदेही पिछले 5 दिनों से झारखंड से आकर आरंग में रुके हुए थे। आरंग में ही मृतक सराफा कारोबारी का भी घर है, लिहाजा पुलिस को शक है कि इस वारदात में परिवार के किसी सदस्य की भी संलिप्तता हो सकती है। आपको बता दें, अमलेश्वर के समृद्धि ज्वेलर्स के संचालक सुरेंद्र सोनी की गुरुवार को दिन दहाड़े दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दुकान से सोने चांदी की जेवरों की लूट की गई थी। पुलिस ने वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज हासिल किया जिसमें दोनों आरोपी नजर आ रहे हैं और फिर इसी के आधार पर इन संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। बढ़ते आगे बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, युवती पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है और हमला कर आरोपी ऑटो से फरार हो गया। तो वहीं युवती को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। उचेहरा थाना इलाके की ये घटना है। तो सतना से इस वक्त की बड़ी खबर, युवती पर चाकू से हमला किया गया है। हालांकि युवती को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी ऑटो में बैठकर फरार हो गया। पुलिस अभी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने सूचना दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अगली बड़ी खबर भी सतना से, यात्रियों से भरा वाहन पलट गया है और इस हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 8 की हालत गंभीर है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो वहीं जो दूसरे घायल हैं उन्हें महाराजपुर और झिरिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तमाम यात्री महाराजपुर और झिरिया के ही निवासी बताए जा रहे हैं। नागौद थाना क्षेत्र के पौड़ी चौकी की ये घटना है। तो एक बार फिर से सतना में तेज रफ्तार बस का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमाम गंभीरों को, जितने भी जो घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग महाराजपुर और झिरिया के निवासी हैं। नागौद थाना क्षेत्र के पौड़ी चौकी की यह घटना। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना जिले के सरायछोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 44 पर एक स्कूटी बस और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बस ड्राइवर समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
इनमें से एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद परिजन उसे धौलपुर लेकर गए। घटना सरायछुला थाने के पास की है। बस पिपरई गांव में स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल से बच्चों को लेकर उनके घर छोड़ने जा रही थी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। वो स्कूल बस को नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड पर ले जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे कंटेनर से उसकी भिड़ंत हो गई। आवाज सुनकर थाने में मौजूद पुलिसकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। उसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी गई। खबर लगते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंचे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, ड्राइवर समेत 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए इस हादसे में। अभी बच्चों की स्थिति कैसी है और ड्राइवर पर क्या कार्रवाई? सत्येंद्र, आप सुन पा रहे हैं? अगर जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में साफ तौर से जो बनी हुई थी, जो बस चालक था, जैसे ही वो स्कूल से बस लेके निकला था तो उसने रॉन्ग साइड इस बस को फंसा दी और सामने से जो ट्रक आ रहा था उसने टक्कर मारी। तो जिससे पहले तो जो ड्राइवर था उसी की तरफ से जो एक्सीडेंट हुआ था तो उसके जो पैर थे वो उसमें फंस गया था। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और जो बच्चे बैठे हुए थे, कम से कम 1 दर्जन से जो अधिक बच्चे थे, वो सभी को यहाँ मुरैना अस्पताल लाया गया था, जिसमें से एक बच्चे की हालत ज्यादा गंभीर थी। उसको उसके परिजन पास में ही, चूंकि राजस्थान वहां से नजदीकी पड़ता है जहाँ से ये घटनाक्रम हुआ था, तो उसको वहां धौलपुर राजस्थान ले जाकर वहां पर उसका इलाज जारी है। हालांकि जो मुरैना जिला अस्पताल में जो बच्चे आए थे उसमें से 1 दर्जन जो बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चों की हालत हालांकि गंभीर बताई जा रही है, बाकी का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो ट्रक चालक और जो ड्राइवर है उसकी उन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। और जिसमें जो गंभीर लापरवाही साफ तौर से जिस तरीके से निकल कर आई है, स्कूल जो वाहन था, स्कूल जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही थी, उसने रॉन्ग साइड जिस तरीके से बस को। तो अगर देखा जाए समय समय पर लगातार जो सरकार के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं इस तरीके के जो बस चालकों को, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कभी भी इस तरीके की मॉनिटरिंग नहीं होती है, ना RTO विभाग करता है, ना पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो भी जिन थाना क्षेत्रों में स्कूलों का संचालन होता है, जब हादसा हो जाता है उसके बाद बिल्कुल पुलिस और प्रशासन और परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सत्येंद्र, उसका खामियाजा दर्जन भर बच्चे भुगत रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, रायपुर की DD नगर की बात कर लेते हैं। यहां पर गुरुवार को डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी और सास को रॉड मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पेशे के वकील सौरभ उपाध्याय अपनी पत्नी मनीषा उपाध्याय से 4 साल से अलग रह रहा था और अपनी बेटी पर हक को लेकर CWC में केस भी चला रहा है। आरोपी वकील सौरभ चंगोरा भाटा से अपनी पत्नी के वसुंधरा नगर स्थित घर पहुंचा और अपनी बच्ची को लेकर जाने की जिद करने लगा। इसी बात पर दोनों पति पत्नी के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पत्नी और सास को रॉड से मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचा और अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट कराने लगा, जहां बच्ची से पुलिस को सच्चाई पता चली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार रहते थे, माँ बेटी रहते थे। उसका पति जो है उनसे अलग रहता था, तो पति हमेशा जो है बच्चे को लेने के नाम पे विवाद करते रहता था। आए दिन ये आकर के विवाद करता था। आज जब ये घर में पहुंचा तो माँ बेटी से कुछ विवाद हुआ इनका, और उस जो है पति ने उसको राड निकाल कर दोनों के सिर में वार किया है। दोनों जो है ऑन स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजगढ़ के 17 अवैध शराब कारोबारियों के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। पुलिस प्रशासन ने करीब 150 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है और उसे नष्ट भी किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए करीब 400 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं SP का कहना है कि सर्चिंग ऑपरेशन क्लियर होने के बाद गिरफ्तारी के आंकड़े भी सामने आ पाए। सुबह से हमारा लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। गुलखेड़ी अवैध शराब के लिए बहुत कुख्यात गांव था, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 400 आदमियों के बल के साथ में, पूरे जिले के बल के साथ यहाँ प्रशासन ने और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। अभी हमारी पार्टियाँ सर्चिंग ऑपरेशंस में लगातार लगी हुई है। शाम तक ये पूरे फिगर्स क्लियर हो पाएंगे। अभी
और अब बात मनेंद्रगढ़ की। मनेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां खुद को रामको सीमेंट का डीलर बताकर व्यवसायियों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों को बिहार नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया। आरोपियों ने मनेंद्रगढ़ के व्यापारी से 5 लाख की ठगी की थी, जिसमें से पुलिस ने 4,60,000 रुपए नगद भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपीगण कैमूर बिहार के रहने वाले हैं। फिर हमारी टीम को वहां भेजा गया। वहां जाने के बाद आरोपियों की घेराबंदी की जा रही थी, तो ये जानकारी मिली कि आरोपीगण दोनों जो हैं अलग अलग जगहों पर नेपाल में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ठगी करने के लिए इसी तरह और ग्राहक फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। छतरपुर में कन्या छात्रावास की लड़कियों ने होमगार्ड कार्यालय में घुसकर कर्मचारी की पिटाई कर दी। आरोप है कि होमगार्ड का कर्मचारी छत से गर्ल्स हॉस्टल में चुपके से घुसकर लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करता था, जिससे छात्राएं परेशान थी और उनके परेशानी का छात्राओं का सब्र का बांध टूट गया और होमगार्ड दफ्तर में घुसकर आरोपी कर्मचारी को उन सभी लड़कियों ने सबक सिखा दिया। इसके बाद पुलिस ने होमगार्ड कर्मचारी को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश एटीएस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के पीएफआई कोऑर्डिनेटर को औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद निवासी नासिर नदवी तीनों राज्यों के पीएफआई सदस्यों को केंद्र समिति के बड़े नेताओं से मिलाने का काम करता था। नासिर के पास कब और कितने सदस्यों को ट्रेनिंग कराना है, इसका जिम्मा भी था। कोर्ट ने नासिर से पूछताछ के लिए 27 अक्टूबर तक एटीएस के हिरासत में उसे सौंपा है। तो पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा का जो पीएफआई कोऑर्डिनेटर था उसे औरंगाबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग कब देनी है, कहां देनी है, किस तरह से देनी है, ये सभी चीजें यही तय करता था। यानी कि एक बड़ी सफलता मध्य प्रदेश एटीएस को। और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि नासिर नदवी सबको ट्रेनिंग तो कराता ही था, इसके साथ फंड भी जुटाता था। यानी कि पीएफआई के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और 27 अक्टूबर तक कोर्ट ने एटीएस के हिरासत में नासिर को सौंपा है। ग्वालियर में लंपी वायरस से मवेशियों की जान बचाने में पशु प्रेमियों के साथ अब साधु संत भी जुटे हुए हैं। दरअसल पशु प्रेमी और साधु संत गायों की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लड्डू बना रहे हैं। यहाँ की लाल टिपारा गौशाला में हर रोज 2 क्विंटल आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें शहर के अलग अलग इलाकों में गायों को खिलाया जा रहा है। पशु प्रेमियों का मानना है कि सिर्फ 3 लड्डू खिलाने से लंपी संक्रमण का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। बता दें कि इन लड्डुओं को बाजरे के आटे, गुड़, घी, काली मिर्च, आंवला पाउडर, तुलसी, गिलोय रस, काला जीरा और हल्दी से मिलाकर तैयार किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। भले ही लंपी वायरस से जो पीड़ित गाय हैं उनकी संख्या कम बताई जा रही है सरकारी आंकड़ों में, लेकिन संख्या बहुत तेजी से फिर भी बढ़ रही है। ग्वालियर चंबल संभाग की इकलौती ये गौशाला है लाल टिपारे में, और आप देख सकते हैं कि लंपी वायरस से निपटने के लिए गायों के लिए विशेष तौर पर आयुर्वेदिक लड्डू हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ के साधु संत हैं, उनके द्वारा ये आयुर्वेदिक लड्डू हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। हर रोज लगभग 2000 से लड्डू है 2000 से ज़्यादा जो लड्डू हैं वो तैयार किए जाते हैं। गौशालाओं में जो शहर की अलग अलग गौशालाएं संचालित हो रही हैं या गौवंश जहाँ पर भी मिलता है तो उनको ये लड्डू दिए जाते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको एक लड्डू दिखाना चाहूँगा, इस प्रकार का ये लड्डू है। ये लड्डू दिया जाता है गौशालाओं के में बन रहा है, ये लाल टिपारा में बन रहा है और उसके बाद शहर के अलग अलग गौशालाओं में सप्लाई होता है, गौवंश को दिया जाता है। हमारे साथ में संत जी, कितने ये कंसेप्ट कहाँ से आया और अभी लंपी वायरस से निपटने के लिए किस तरह से ये लड्डू बनाए जा रहे हैं? ये जो रिटायर्ड वेटनरी के थे उन्होंने बताया कि गुड़, अजवाइन, बाजरा, मेथी, सोंठ, काली मिर्ची, गिलोई, इस प्रकार के जो घर में सहज में उपलब्ध वस्तुएं हैं उनका अगर लड्डू अपन बाजरे के साथ मिला के दे तो गायों के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो बीमारी है वह बहुत फैल गई है, तो इसमें जन भागीदारी, जन सहयोग के माध्यम से यह प्रकल्प चलाया गया है
गौशाला का कार्य बाधित ना हो, तो इसके लिए अलग से 3-4 बाई लगाई गई हैं ताकि यह गौशाला का भी कार्य सहज में चलता रहे। और ये जो ये लड्डू बन जाते हैं तो शाम को जहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा हो, कहीं आरती चल रही हो, या फिर जहाँ पे अधिक लोगों का एकत्रीकरण हुआ, तो आरती करने के बाद में यह प्रसाद दिया जाता है कि जहाँ भी आपको गाय दिखे उन गायों को आप खिलाएं और प्रार्थना करके उनके निरोगता की कामना के लिए आप इस लड्डू को दें। देख सकते हैं ये लड्डू का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। बस कुछ ही देर बाद ये बनेगा और फिर शहर में अलग अलग स्थानों पर इसको वितरित किया जाएगा। और इसकी मंशा यही है कि जो तेजी से लंपी वायरस फैल रहा है, हालांकि सरकारी आंकड़ों में कमी बताई जा रही है, लेकिन उतनी कमी नहीं है जितनी बताई जा रही है। उससे निपटने के लिए ये लड्डू है वो तैयार किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक लड्डू है, ग्वालियर की गौशाला में तैयार किए जा रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। तैयारियों को लेकर यह बैठक होगी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अजय सिंह भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले में यह बैठक बुलाई गई है। शाम को 7 बजे से ये बड़ी बैठक शुरू होगी और बैठक में यात्रियों को लेकर जिम्मेदारियां तय होगी। आपको बता दें 17 दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। 5 लोकसभा और 26 विधानसभा क्षेत्रों को इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा। तो भारत जोड़ो यात्रा पर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, शाम 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें 17 दिन तक मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी और राहुल गांधी भी इस दौरान 17 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को इस यात्रा के जरिए कवर किया जाएगा और वहां पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। सत्ता में गरीबों के हक पर डाका डालने का सिलसिला लगातार जारी है। पीडीएस की राशन में गड़बड़ी का ताजा मामला बिरसिंहपुर तहसील के खड़ौरा पंचायत में सामने आया है। दरअसल बिरसिंहपुर तहसील की शासकीय उचित मूल्य की दुकान खड़ौरा में समिति प्रबंधक और सेल्समैन से गरीब परेशान है। गरीब परिवार काफी परेशान है। बता दें कि उचित मूल्य की दुकान में 1 रुपए किलो मिलने वाला गेहूं और 2 रुपए किलो मिलने वाला चावल और नमक को समिति प्रबंधक और सेल्समैन हजम कर रहे हैं। समिति प्रबंधक राजा भैया और सेल्समैन विनोद मिश्रा गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। सरकारी मूल्यों की दुकान पर अक्सर ताला लगा रहता है। आरोप है कि पिछले 5 महीने से गरीबों को राशन नहीं दिया गया और जब राशन की दुकान खुली तो गरीबों को सिर्फ 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। 3 महीने का राशन अगले महीने देने का आश्वासन दिया जा रहा है और गरीबों को गुमराह भी किया जा रहा है। 2 फूड इंस्पेक्टरों की टीम बना के वहाँ जांच के लिए भेजा हुआ है और वो कार्रवाई करेंगे। अगर गड़बड़ी है तो निश्चित तौर पे और गंभीर किस्म की कार्रवाई होगी। अगर इस तरह का मामला आया है तो इसकी जांच की जाएगी। और अब सतना की सतना में नगर परिषद के सीएमओ की कारस्तानी के कारण इंडियन बैंक आने वाले लोगों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद की सीएमओ ने अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए बैंक प्रबंधन से लोन की सिफारिश की। बैंक प्रबंधन ने लोन पास नहीं किया, जिसके बाद आरोप है कि सीएमओ के मौखिक आदेश के बाद विभाग के कर्मचारियों ने शहर का कचरा बैंक के गेट के सामने फेंक दिया, जिससे बैंक आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब तक इस मामले पर ना बैंक और ना ही नगर परिषद के अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। स्थानीय विधायक और कलेक्टर मामले की जानकारी ना होने की बात कर रहे हैं, साथ ही जांच करवाने की भी बात की जा रही है। जांच कराते हैं, उसके क्या इशू है वो एक बार देखना पड़ेगा। नहीं, हमारे संज्ञान में विषय नहीं। अगर ऐसा विषय तो आज कचरा हम साफ करा दें। मध्य प्रदेश में नर्मदा में प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग अब जल्द ही शुरू होने जा रही है। नर्मदा से सटे जिलों में मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके लिए शासन से बजट स्वीकृति मिल गई है। जबलपुर के गौरीघाट में करीब 40 लाख रुपए की लागत से 1 हफ्ते के अंदर नदी की सतह में एक फ्लोटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। और ये फ्लोटिंग सिस्टम कैसा होगा, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विजेंद्र पांडे।
जबलपुर के पवित्र क्षेत्र ग्वारीघाट पहुंचने वाले तमाम श्रद्धालु अब नर्मदा जल से आचमन करने से पहले नदी में प्रदूषण की स्थिति जान सकेंगे। दरअसल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहां नर्मदा नदी पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की जो कवायद की थी उसे प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है और जल्द ही यहां ग्वारीघाट में एक फ्लोटिंग स्टेशन लगाया जाएगा जिसके सेंसर नदी के नीचे पानी के भीतर होंगे और इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी और साथ ही साथ ग्वारीघाट पर ही एक स्क्रीन लगाई जा रही है जिससे प्रदूषण की स्थिति जो है, जो मानक है वो डिस्प्ले किए जा सकेंगे, लोग देख सकेंगे, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नर्मदा नदी में प्रदूषण की स्थिति क्या है ये हर पल सतत तौर पर जाना जा सकेगा। 40 लाख की लागत से एक सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है जो कि एक हफ्ते के भीतर लगा दिया जाएगा। किस तरह से लेते हैं आप इसे? नहीं, अच्छा है, होना चाहिए। प्रदूषण की स्थिति का पता चलता रहेगा। हाँ, प्रदूषण की स्थिति का पता चलता रहेगा। नर्मदा में प्रदूषण लगातार एक बहस का भी विषय हुआ है और लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि प्रदूषण कम से कम हो। अब जो स्थिति प्रदूषण की होगी वो तत्काल स्क्रीन पर देखी जा सकेगी, ऐसा सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा किया जा रहा है और भविष्य के लिए और सभी लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा और नर्मदा जल स्वच्छ रहेगा, लोगों की भावनाएं और पवित्र होंगी और यही है। तो लोग ऐसा यहाँ मानते हैं कि न सिर्फ रियल टाइम मॉनिटरिंग होने की वजह से अभी क्या स्थिति प्रदूषण की है उसका पता चल सकेगा, बल्कि लोगों में जागरूकता भी आएगी क्योंकि नर्मदा जल के प्रदूषण की तत्काल की स्थिति जब लोग देखेंगे तो ऐसा लोगों को मानना है कि एक जागरूकता का भी फैलाव होगा और लोग सचेत रहेंगे प्रदूषित नदी को ना करने को लेकर। देखना होगा कि एक हफ्ते के भीतर जब ये सिस्टम लगेगा तो इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।